ओके बेटा, आज हम हिंदी का बीए बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक निबंध है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली ये आइडिया उसे तब आया जब वो अपने किसी काम में व्यस्त थे और एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर कहती है कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन एक घर कर गया कि सचमुच में ही कि हर चीज़ जो समय के साथ ख़त्म हो गई। जैसे वो उसकी जो सोच है आदि मानव से लेकर आज के आधुनिक युग तक जो है मनुष्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में चलनी शुरू हो जाती है कि पहले मनुष्य की जो थी पूछ होती थी वो उसे अभी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, वो भी निकल गई। लेकिन अभी भी मनुष्य नाखून क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली वो इस बात में इस निबंध के द्वारा कहना चाहता है कि जो नाखून बढ़ाना है ना, वो पशुता की प्रवृत्ति है। जब हम इसे काट कर रखते हैं तो फिर हम सही अर्थों में मनुष्य कहलाते हैं। तो इस अपनी नाखून के द्वारा बात कहने के द्वारा वो मनुष्य की जो मन पशु वृत्तियाँ हैं उसे भी उभारने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बताते हैं कि जितना मनुष्य सोचता है कि मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने डेवलपमेंट कर ली, उतना ही वो खौफनाक हथियार बनाते जा रहा है, दुनिया को विनाश के डेर पर बैठा रहा है। और जो सोचता है कि सब कुछ मटेरियलिस्ट ही में सब कुछ सुख है, वो सुख परमानेंट नहीं होता। सुख एक्चुअली वो होता है जो अपनी मानसिक संतुष्टि होती है, जो हम अपनी संस्कृति से प्राप्त करते हैं। इस तरह वो बातों से बातें निकाल निकाल कर कई चीज़ें हमें समझाना चाहते हैं। तो हम अब इस निबंध की ओर बढ़ते हैं कि कैसे वो निबंध अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्वेश्चन हमारा बनकर आ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विरचित लेख नाखून क्यों बढ़ते हैं का सार अपने शब्दों में लिखे। कहते हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये विचार प्रदान लेख व्यास शैली में रचा गया है। किस शैली में? व्यास शैली में। व्यास शैली होती है कि बात आप कुछ कर रहे हो लेकिन बातों बातों में आप कोई और ही गहरी बात दर्शकों को, पाठकों को बता रहे हो, मैसेज कन्वे कर रहे हो। बात से बाहर निकालते हुए सहज रूप से एक गंभीर बात कहने का में परंपरागत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस संबंध में मानव की पशुवर्तियों के विकास और उन पर कंट्रोल करने के लिए प्रेरित करने वाली भारतीय जीवन दृष्टि का विवेचन किया है कि हर मनुष्य में चलो पशुवृत्तियाँ होती है, लेकिन वो किस प्रकार इस पर कंट्रोल रखता है, यही हमारी भारतीय जीवन शैली है। रोचक ढंग से निबंध शुरू होता है। लेखक की नन्ही बेटी ने उससे पूछ लिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका उत्तर सोचते हुए लेखक मानव सभ्यता यानी कि आदि मानव में चला गया। उसकी सोच जो जब मनुष्य जंगल में रहता था, आदि मानव वाला जीवन व्यतीत करता था, जैसे पत्थर से पत्थर मार कर वो आग जलाता था, अभी उसे कुछ पता नहीं था कि कैसे जीवन निर्वाह करना है, वहाँ तक उसकी सोच चली जाती है। इसका उत्तर सोचते हुए लेखक मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास पर गहन चिंतन करता है और मानव के सुख के लिए सफलता आवश्यक है अथवा सार्थकता है, इस बिंदु पर भी वो बात करता है कि ठीक है, हम हर फील्ड में कोशिश करते सफलता प्राप्त करने, लेकिन हमारी एक्चुअली संतुष्टि वो है जब हम मटीरियलिस्ट लाइफ से ऊपर उठकर अपनी लाइफ में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो पहले पैरे में वो बात करते हैं नाखून मानव का आदि हथियार था कि पहले जो लोग थे आदि मानव में, वो जो लोग नाखून बढ़ाते थे बड़े बड़े, किस लिए बढ़ाते थे वो इस पैरे में बताते हैं। लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य धरती पर आया तो ईश्वर ने उसे आत्मरक्षा के लिए पहला हथियार क्या दिया? नाखून। नाखून से वे छीलने, काटने, दूसरों पर हमला करने का काम करता था।
पशु पक्षी आज भी नाखूनों और दांतों से ही जी काम करते हैं। आपने पक्षी देखे होंगे, पशु पक्षी देखे होंगे कि वो अपने खास करके पक्षी अपने हाथ से ही वो नाखूनों से ही काम करते हैं, इवन के नाखूनों से ही घर बनाते हैं किसी पेड़ पर। तो कहता उस समय शायद आदि जो मनुष्य था अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने के लिए कहता होगा और नाखून काटने पर डांटता होगा। समय के साथ मनुष्य ने फिर पत्थर, फिर हड्डियों, फिर धातुओं से हथियार बनाने शुरू कर दिए। इवन के तोप तलवार से बाद में बम बारूद और अंत इवन के एटम बम बनाने शुरू कर दिए। अब मनुष्य के लिए नाखून रूपी हथियार की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही कारण है कि उसने इसे यूज़लेस समझ लिया कि अब हमें इस नेल्स की ज़रूरत नहीं, ये हमारे हथियार के रूप में काम नहीं आते। फिर इसे काटना शुरू कर दिया। नाखून देखते हैं कि मनुष्य ने कैसे कैसे हथियार बना लिए, फिर भी वे बढ़ना नहीं छोड़ते। जहाँ वो व्यंग कर रहा है कि पहले मुझसे जो सारा काम किया जाता था नाखूनों से ही, काटने का, छिलने का, या कुछ भी, अब तो आपने हथियार बना लिए, पर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे। अभी भी और आपकी लालसा बढ़ रही है, आप और विनाशकारी हथियार बना रहे हो। तो जो क्या है, पशुवृत्तियाँ हैं आपके। मनुष्य की पशुवृत्ति अभी भी इसमें जिंदा है, जो नाखूनों को बढ़ने के रूप में निरंतर सामने आती रहती है। नेक्स्ट है, नाखूनों को सजाना संवारना पशुवृत्तियों को छिपाने की क्रिया है। मनुष्य के आदम पशुवृत्ति उसकी सभ्यता का हिस्सा कैसे बन गई, इसका उदाहरण काम शास्त्र नाखूनों को सजाने संवारने और विनोद तथा काम क्रीड़ा का अंग बनाने में पता चलता है। ये काम शास्त्र एक बुक वगैरह है जहाँ पर जब आप नेल्स वगैरह सजाते हो तो उसे फैशन माना जाता है। ठीक है, कि अट्रैक्टिव करना किसी चीज़ को, अपने नेल्स बढ़ाकर उसे पेंट वगैरह करके, तो वो बताता है भी कि लोग कैसे कैसे नेल्स वगैरह जो है उसे शेप देते हैं। कोई नाखून को ट्रायंगल शेप देता है, कोई सर्कल टाइप का, कोई चंद्राकार का, कोई दांतुल आदि विधियों के कलात्मक ढंग से काट कर सजाया जाने लगा था। लेखक हैरान है कि विलासी नागरिक ना जाने इन नाखूनों से क्या काम लेते थे। 3000 वर्ष पूर्व मोम और आलता से नाखूनों को चिकना बनाकर गोल रंग जाता था। जब पुराना समा था, लाखों साल, 3000 साल पहले, तो तब कैंडल जो होती ना मोम, उससे वो नाखूनों को चमकाते थे, सॉफ्ट बनाते थे। आज का सभ्य मनुष्य, विशेषकर महिलाएं, आज भी नाखूनों को सुंदर बनाती है। लेखक के अनुसार ये अपनी पशुवृत्ति को सभ्यता का जामा पहनाकर पेश करने का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, अभ्यास जन्य सहजात वृत्तियां और सभ्य मनुष्य। मनुष्य सदियों से जो काम करता है, आज उसे भले ही उनकी जरूरत ना हो, वे उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अंग बन गए हैं। ये काम वे अनजाने में स्वेच्छा से करता जाता है। इन्हें रिफ्लेक्स एक्शन, स्वचालित क्रिया भी कहा सकते हैं, जो कि उसके प्राचीन आत्मवृत्तियों के चिन्ह के रूप में उसमें आज भी मिलती है। सहजात शारीरिक क्रियाओं में पलक झपकना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, दांतों का आना, गिरना, पुनर्बनना आदि ऐसी क्रियाएं हैं। लेखक का मानना है कि अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना मानवीय आदम सहजात क्रिया है, जो नाखून बढ़ाने के रूप में ही सामने आती है। इसलिए नाखून काटकर मनुष्य अपने को सभ्य दिखलाने का प्रयास करता है कि एक सहज स्वभाव की क्रिया है, जो चीज़ें होती रहती है। तो इसी में वो बाद में फिर बीच में व्यंग कर देता है कि हमने अस्त्र शस्त्र भी बना लिए हैं, तो हमें चाहिए इस पर कंट्रोल करना, लेकिन ये अभी भी चीज़ें चल रही है। नेक्स्ट है, मनुष्य और पशु में अंतःसहजात वृत्तियों पर कंट्रोल करने का है। लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में समानता ये है कि वो भी आहार खाते हैं, निद्रा लेते हैं, सोते हैं, उससे भी डर होता है, मैथुन जैसी आत्मवृत्तियाँ होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से कंट्रोल कर सकता है, संयम में रह सकता है, तब वे पशुता से ऊपर उठता है। लेखक के अनुसार शास्त्रों को बढ़ावा देना पशुता का विकास है, उन पर कंट्रोल करना, उन्हें मिटाना मानवता का विकास है। कि अगर आप
और ज़्यादा हथियार बढ़ाते जाओगे तो इसमें क्या है, आप पशुवृत्ति बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर आप इसे कंट्रोल करोगे तो फिर ही पूरे मानवता का विकास होगा। मनुष्य के युग में पशुता का विकास किया है क्योंकि वे शस्त्रों के विकास में लगा रहा है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में गिरे परमाणु बम, जिसमें लाखों लोग राख हो गए, बाप बनकर उड़ गए, मनुष्य की पशुता का शिकार थे। भारतीय चिंतन में इंडिपेंडेंस नहीं, स्वाधीनता जरूरी है। जहाँ पर एक वो चीज़ का क्वेश्चन पुट करता है कि हमें इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, वो कहता है अधीनता, कि ये हमें अभी भी संबोधन करता है कि हम कभी गुलाम थे। हमें उसके स्थान पर ये वर्ड यूज़ करना चाहिए कि हम स्वराज्य हैं, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, यानी कि मैं अपने आप में सब में कंट्रोल करता हूँ, मेरा अपने आप पर कंट्रोल है, किसी का और का मेरे पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हमें ये वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 15 अगस्त को प्राप्त इंडिपेंडेंस पर व्यंग करते हैं कि और बताते हैं कि इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता, अर्थात किसी के अधीन न होना। ये एक नेगेटिव फीलिंग है भारतीय भाषाओं में, इसलिए स्वाधीनता, स्वराज्य, स्वतंत्रता जैसे शब्द है। सब का अर्थ होता है अपने आप पर जोर, अपने पर कंट्रोल करना, अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल करना, उन पर अपना अधिकार होना चाहिए। सब पर भारतीय संस्कृति में जोर दिया गया है, जो कि संस्कार माध्य से शुद्ध है। संपूर्ण भारतीय चिंतन आत्मशोधन और आत्मनियंत्रण पर बल देते हैं। जितना भी हमारा पूर्वजों ने, ऋषिवदियों ने वेद व्यास ज्ञान दिया है, वो हमारी आत्मशोधन करते हैं। भारतीय परंपरा ये मानती है कि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया गया कंट्रोल ही स्वराज्य और समता है। जिसने कहता अपना आप को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। परंपरा का अनुकरण करना, उसे डोना नहीं। एक और पॉइंट उठाते हैं वो, कि जब नई जनरेशन कह देती है कि आप तो अभी भी पुराने विचारों से जुड़े हुए हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं या कुछ भी है, तो जहाँ वो एक व्यंग करता है कि जब हम पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं तो ये नहीं कि उसे डोते हैं, वो हमारे एक समाज का हिस्सा है, जिससे हमारा समाज स्वस्थ समाज बनता है, मानवता का कल्याण होता है। ठीक है, ये नहीं कि वो हम बोझ लेकर उसे आगे अपनी जनरेशन को दे रहे हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी भारतीय परंपरा के पक्षधर है। वो चाहते हैं हमारी परंपरा ऐसी बनी रहे और हम इसे आगे फॉलो करते रहें, क्योंकि ये परंपरा आत्मशोधन, संयम, संस्कार पर बल देती है। जो हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है, इतनी शुद्ध है, इतनी किसी देश की नहीं है। कहता जी हमें आत्मशोधन के बारे में, संयम के बारे में, संस्कार के बारे में बताती है। उनका कहना है कि परंपरा में जो सार्थक और उपयोगी है, समय के अनुकूल है, उसे हम अपनाते हैं, उसे ही हम परंपरा से जुड़ना कहते हैं। भारत में अनेक जातियां समय समय पर आई, उनका रहन सहन, आचार विचार से भारी अंतर था। उनमें आत्म संस्कार का सूत्र विद्यमान था। इसी आधार पर आत्म तत्व की पवित्रता, परिष्कार, शुद्धिकरण, मन पर कंट्रोल करना हमारी परंपरा का एक सूत्र बन गया, जिससे हमारी संस्कृति एकता का आधार भी यही तत्व है। मानवता के उच्चतम मूल्य संयम, संवेदना, अहिंसा, दान, अक्रोध, असत्य और इस परंपरा से ही हमें मिले हैं। आत्मदोषण, आत्म की संतुष्टि ही प्रमुख है। पश्चाताप को छोड़कर सब बंधन में बंधना, अपने ऊपर अपने आप कंट्रोल करना ही हमारी परंपरा है। यही सच्ची मनुष्यता का मूल है। नाखून बढ़ाने की वृत्ति बढ़ रही है, मानवता के लिए चिंता का विषय है। लेखक अनुसार आज जिस तरह विश्व के राष्ट्र एक से बढ़कर एक सहारक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, ये पश्चाताप का विकास है। जहाँ देखो वैसे उन्हें नाखून बढ़ाने की वृत्ति कहा है, तो जहाँ वो संकेत दे रहा है नाखूनों को हथियारों के लिए, इसलिए चिंता का विषय। लेखक महोदय संकेतक रूप से कहते हैं कि एक बूढ़ा किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। बूढ़े ने संसार को अहिंसा, अक्रोध, प्रेम, सहानुभूति को जीने का संदेश दिया था। उसकी बात मानना तो दूर, उसे गोली मार दी गई। संकेत महात्मा गांधी की ओर है। क्या कभी नाखून बढ़ने बंद होंगे?
लेख कल्पना करता है नाखून बढ़ने बंद हो गए, यानी कि हमारे मन में जो पशु वृत्तियाँ हैं, वो हिंसा हो गया, क्रोध हो गया, द्वेष हो गया, एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई, ये क्या हमारे बंद होगी, कभी ख़त्म होगी? हम अपने पर कंट्रोल करेंगे, हम मानवता के बारे में सोचेंगे। लेखक कल्पना करता है कि जिस प्रकार मनुष्य ने पूंछ का प्रयोग करना बंद कर दिया तो उसकी पूंछ जड़ गई, उसी प्रकार क्या कभी मनुष्य के नाखून बढ़ने बंद हो जाएंगे? कहने का भाव यह है कि क्या कभी मनुष्य के मन में द्वेष, हिंसा, पशुवृत्ति समाप्त हो जाएगी कि नहीं? नतीजे के तौर पर उसने नाखून बढ़ते बंद हो जाएंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून आदिम जंगली मनुष्य की पुष्टता के बचे हुए अवशेष या छिन्न मात्र है। एंड में वो कहते हैं, मनुष्य का सुख किस में है, सफलता में या सार्थकता में? तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम बोल देंगे नहीं सफलता में, लेकिन नहीं, सार्थकता में। सफलता सही मीन्स के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, गलत तरीकों से भी। लेकिन सार्थकता क्या है? जब जिस स्थिति पर हम पहुँच जाते हैं कि हमारे मानसिक संतुष्टि पहुँच जाती है, हमें किसी चीज़ की टेंशन, हमें तनाव नहीं रहता, उसे हम सार्थकता कहते हैं। निबंध के अंत में लेखक का प्रश्न उठाता है कि सभी संस्कृतियां मनुष्य को सुखी देखना चाहती है। जितनी वेस्टर्न कल्चर वाली है वो सभी क्या करते हैं, पैसा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसा जे। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करोगे ना, चाहे अपने रिलेटिव को देख लेना कि वो थोड़ा समय तो लगेगा, बहुत खुश हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर है, घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स जो इतनी उसी शानो शौकत लाइफ दिखाई देती थी, इतनी मटीरियल्स लाइफ दिखाई देती थी, वो भी उसे शांति नहीं दे सकी। कहता है कि सभी संस्कृतियां मनुष्य को सुखी देखना चाहती है। पश्चिमी संस्कृति मनुष्य को सफल बनाकर, अर्थात उसे सुख के साधन, भौतिक समृद्धि देकर सुखी बनाना चाहती है। पर तो हुआ इसके विपरीत, सभ्य संपन्न मनुष्य अधिक हिंसक, अधिक तनावग्रस्त, दुखी हुआ। भारतीय संस्कृति जीवन में चिरतार्थता अर्थात सार्थकता को महत्व देती है। सफलता प्राप्त कर किसी ऊंचे आदर्श के लिए उसे अर्पित करना, अधिकतम कमाना, फिर भी संयम में रहना। जितना मर्जी आप अमीर हो, टाटा बिरला की तरह, फिर भी संयम में रहना, ठीक है ना? तो दान पुण्य करना, भगवान का नाम लेना और शेष जगत कल्याण के लिए दान देना, यही हमारी संस्कृति है, परंपरा सिखाती है। सहजात वृत्तियों से मिला सुख क्षणिक है, जबकि तप और अभ्यास से प्राप्त इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाया सुख स्थायी होता है। तो हमें सार्थकता का सुख प्राप्त करना चाहिए। आई होप सिलेबस तो आपका ये इसमें कवर हो ही रहा है, लेकिन आपको इस निबंध से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स बेटा।